एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और खबर इस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर है। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन वापस लेगी, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 वैक्सीन को वापस लेगी। देखिए, एस्ट्राजेनेका के कोर्ट में, यूके कोर्ट में दिए गए कन्फेशन के बाद में जो वहां पर उसने कबूल किया कि हाँ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बाद अब पूरा बवाल हुआ। विवाद के बाद में आखिरकार एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को वापस लेगी। ये अपने आप में बड़ी खबर है। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को लेगी वापस। हालांकि 175 करोड़ भारतीयों को ये वैक्सीन लग चुकी है और अब खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को वापस लेगी। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन से हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स, कंपनी ने खुद कबूली ये बात। और अब कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कुछ दुर्लभ मामलों में टीटीएस सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है, इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इन तमाम खबरों के बाद में ही अब आखिरकार एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को वापस लेने का फैसला कर चुकी है। तो देखिए, ये कई इस तरह के जो साइड इफेक्ट्स हैं जिनमें खून के थक्के जम जाने की बात थी। हालांकि कई डॉक्टर के पैनल से जब बातचीत हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि इसके जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो उसी दौरान में थे और वो उसी 6 महीने के भीतर थे। अब तो वैक्सीन लगे लोगों को साल भर से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि कोरोना काल के बाद लोगों को ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। और देखिए, अब बड़ी जानकारी ये है कि वैश्विक स्तर पर ये जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसको वापस लेने का फैसला लिया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज 3 राज्यों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड का आज करेंगे दौरा। यूपी के लखीमपुर खीरी, कन्नौज और हरदोई में करेंगे जनसभा। इसके अलावा महाराष्ट्र के जालना में जनसभा करेंगे। रांची का भी आज कार्यक्रम है। झारखंड पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा करेंगे। तो आज 3 राज्य कवर करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है। यूपी के लखीमपुर खीरी में करेंगे, कन्नौज और हरदोई में जनसभा करने का कार्यक्रम। इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे, वहां पर जालना में करेंगे जनसभा और फिर झारखंड के रांची पहुंचने का कार्यक्रम है, वहां पर भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो कल तीसरे फेज का चुनाव संपन्न हुआ। लगभग आधा चुनाव कह सकते हैं वो संपन्न हो चुका है और अब पूरी ताकत झोंक चुके हैं तमाम जो दिग्गज हैं वो चौथे फेज के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए। और ऐसे में 3 राज्य आज कवर करेंगे, यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड। जिन जिन राज्यों में चौथी सीट पर मतदान होना है, चौथी सीट पर वोटिंग होनी है, ऐसे राज्यों पर पूरा फोकस आ चुका है। और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रांची से संजय सेठ हैं बीजेपी प्रत्याशी, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए आएंगे नजर अमित शाह। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आएंगे नजर। तो महाराष्ट्र के जालना में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उड़ीसा दौरा है। कालाहांडी, रायगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 पर कालाहांडी में रैली को रक्षा मंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 2:20 पर रायगढ़ में भी रैली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो देखिए किस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ीसा दौरे पर हैं और ऐसे में उनकी 2 रैलियां आज प्रस्तावित है, जब जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वोट की अपील अपने कैंडिडेट्स के लिए वो करते हुए नजर आएंगे। तमाम बीजेपी के दिग्गज, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह को देख लीजिए या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे उनके। और ऐसे में जनता को साधने के लिए लगातार वोटों की अपील की जा रही है। 3 फेसों के, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब चौथे फेज का इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है और कोई भी कमी इसमें ना रह जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप देखेंगे पहले चरण में अलग मुद्दे सामने आए, दूसरे चरण में अलग मुद्दे, तीसरे चरण में अलग मुद्दे और अब जब चौथा चरण का चुनाव होगा यानी कि 13 मई को, तो उससे पहले कौन से मुद्दे अब सामने आते हैं और क्या कुछ रक्षा मंत्री जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये सुनना होगा। बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी खबर जिसका जिक्र अखबारों में है, 5वीं बार फिर पुतिन राष्ट्रपति और इसे लेकर अखबारों में भी खबर है। रूस की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी, रूस के भविष्य को लेकर मेरे पास है नया प्लान। और 5वीं बार फिर पुतिन रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में मंगलवार को आयोजित एक भव्य समारोह में व्लादिमीर पुतिन ने देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना 5वां कार्यकाल शुरू किया है। और पुतिन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को पस्त करने के अलावा यूक्रेन के विनाशकारी युद्ध की शुरुआत के साथ ही युद्ध को और अधिक शक्तिशाली
साबित किया है। पुतिन अब अगले 6 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे और इस आगे लिखा गया है कि बीते करीब 25 वर्षों से देश की सत्ता पर काबिज पुतिन जोसेफ स्टालिन के बाद राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले रूस के पहले नेता बन गए हैं। पुतिन का नया कार्यकाल 2030 तक जारी रहेगा और इसके बाद वह राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल की दावेदारी के लिए संवैधानिक रूप से एक बार फिर से पात्र बन जाएंगे। देखिए बड़ी जानकारी, जोसेफ स्टालिन के बाद राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले रूस के पहले नेता व्लादिमीर पुतिन बने हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात होगी। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शिमला के मॉल रोड पर उन्होंने वॉक भी किया है, आम लोगों से मुलाकात भी की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी साथ मौजूद रहे। देखिए हिमाचल की अगर बात करते हैं और जो भी लोग शिमला जाते हैं, मॉल रोड वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ जाए बगैर जाहिर तौर पर शिमला का कम से कम किसी का ट्रिप तो खत्म नहीं होता। इस बीच आम जन के साथ में राष्ट्रपति कनेक्ट होती हुई नजर आई हैं। जब वो शिमला पहुंची, मॉल रोड पर उन्होंने वॉक किया, वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, लोगों से बात की। और देखिए जो वहाँ पर बाकी और वहाँ का जो साजो सामान है, जो वहाँ अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग उनको वहाँ पर बेच रहे थे, उनसे भी मुलाकात की, उनके प्रोडक्ट्स को भी देखा है। ये वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब वो यहाँ पर पहुँचती हैं और जो शिमला की पहचान है, हिमाचल की पहचान है, उन तमाम प्रोडक्ट्स को खासतौर पर देखती हैं और जो उसके निर्माता हैं उनसे बातचीत भी करती हुई नजर आती हैं। तो हिमाचल के दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होती हुई नजर आई और उसके बाद में बच्चों के साथ में खेलती हुई नजर आ रही हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी उनके साथ में इस मौके पर मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं पलक। तो देखिए तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का ये पूरा मामला। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने का यहाँ पर ये पूरा जो मामला है, इसमें अनुमति दे दी है। अधिकारी और उम्मीदवारों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दंडात्मक कदम न उठाने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ अवैध भर्ती अभ्यर्थी को ही वेतन लौटाने की जरूरत। बिना शॉर्टलिस्ट नियुक्ति अभ्यर्थियों की सीबीआई जांच लेकिन जारी रहेगी। भर्ती में शामिल सरकारी अधिकारियों की सीबीआई जांच जारी रहेगी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जो है वो आंशिक रोक लगाई है, लेकिन इसमें जानकारी ये है कि भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच अभी जारी रहेगी। सिर्फ संबंधित अधिकारियों पर ही कार्रवाई का निर्देश के मामले में 16 जुलाई को होगी विस्तृत सुनवाई। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत है जिनकी भर्ती अवैध है। सीबीआई उन उम्मीदवारों की जांच जारी रखेगी जिन्हें शॉर्टलिस्ट किए बिना नियुक्त किया गया था। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और अब 16 जुलाई से मामले में रेगुलर सुनवाई होने वाली है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है आगे कि सीबीआई उन उम्मीदवारों की जांच जारी रखेगी जिनको शॉर्टलिस्ट किए बिना नियुक्ति की गई थी। भर्ती में शामिल सरकारी अधिकारियों को भी जांच उनकी जारी की जाएगी, मगर उम्मीदवार या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर पैरा 7 को छोड़कर बाकी पर रोक लगाते हैं, ये जांच कही गई है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि एक सिस्टमैटिक फ्रॉड का मामला और इसमें जांच अभी आगे जारी रहेगी। देखिए किस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक लगी है और पलक आपको पूरी जानकारी भी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से एचडी रेवन्ना की तबीयत बिगड़ी है, ये खबर मिल रही है। एचडी रेवन्ना को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पेट में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया एसआईटी की हिरासत में एचडी रेवन्ना। और ऐसे में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की तबीयत बिगड़ने की जानकारी है। ये है कि खबर पेट दर्द उनका हुआ, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेक्स स्कैंडल मामले में जेल में रेवन्ना है, पुलिस ने उनको अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत और ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना की अगर बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना अभी तक हिंदुस्तान से बाहर हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो पूर्व सीएम है कर्नाटक के, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रज्वल के खिलाफ सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम शिव कुमार ने षड्यंत्र रचा है। ये बात एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं, जो पूर्व सीएम कर्नाटक के रहे। कर्नाटक के पूर्व सीएम की तरफ से ये बातें कही गई कि 25,000 पेन ड्राइव चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा वितरित भी किया गया। एक साजिश रची गई है, उनके भतीजे हैं क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना, और तो ये उनकी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन फिलहाल जो एचडी रेवन्ना है, क्योंकि एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, वो तस्वीरें आपको दिखाई थी और अभी खबर ये मिल रही है कि उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पेट दर्द की शिकायत बताई जा रही है।
बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे और बीएसपी चीफ मायावती का बहुत बड़ा फैसला। मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटाया, उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लिया और इसे लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी शेयर की। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई की है, संयोजक के पद से हटाया और एक्स पर पोस्ट कर जानकारी शेयर की। कहा जिम्मेदारी निभाने के लिए परिपक्वता की कमी है। तो देखिए अखबारों में भी जिक्र है, मायावती ने भतीजे आकाश को सभी पदों से हटाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है, जो कि पोस्ट आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी मूवमेंट के लिए पूर्व की तरह काम करते रहेंगे। मायावती ने कहा कि पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता अपने आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बड़बोलापन पड़ा आकाश प्रभारी, मनाही के बावजूद प्रचार करने पर कार्रवाई हुई है। अब ना ही उत्तराधिकारी बचे हैं और ना ही पार्टी में जो उनको पद दिया गया था, जिन अहम पदों पर वो काबिज थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद, उस पर भी अब वो नहीं बचते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की बेल या बरकरार रहेगी जेल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। आपको बता दें कि सुनवाई इसमें मंगलवार को हुई, लेकिन अंतरिम जमानत देने पर इसमें विचार किया जाएगा, ये कह दिया। लेकिन फिलहाल तत्काल कोई राहत नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि जमानत का मामला असाधारण स्थिति में है, वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, ये चुनाव का समय है, इससे पहले किसी अपराध में लिप्त नहीं रहे हैं, आदतन अपराधी भी नहीं है। इस पर ईडी की तरफ से पेश किए गए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा आपत्ति की और कहा कि हम कैसे उदाहरण दे रहे हैं, क्या ऐसे अपराध करने वाले दूसरे लोग सीएम से कम अहम होते हैं क्या? तो ऐसे तमाम वाद विवाद का दौर इसमें है, लेकिन बिना आदेश दिए बेंच फिलहाल उठ गई। केजरीवाल की ही अंतरिम जमानत की मांग है। 9 मई को अब कोई इसमें फैसला आ सकता है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और साथ साथ में बीआरएस नेता के कविता, इन दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है। इसको बढ़ाकर कर दिया है 20 मई तक। दोनों की ये अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। कविता को कोर्ट लाया गया, जबकि केजरीवाल की जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। और अब 20 तक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और के कविता भी। लेकिन इस पूरे मामले में सहयोग करते तो गिरफ्तार नहीं होते। ये मेहता ने यह भी कहा कि उन्हें 6 महीने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर वो खुद जज बन गए। जांच में ईडी को सहयोग करते तो संभव होता कि गिरफ्तारी शायद ना होती। अब दलील दे रहे हैं कि प्रचार करना है, अंतरिम जमानत को फिलहाल पूरे तरीके से टाल देना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने 9 मई तक के लिए सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। तो 9 मई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला रावत एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई है। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की कोर्ट में हुई पेशी और उस दौरान जो बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई वो आपको पलक बता भी रही थी। देखिए किस तरीके से अंतरिम जमानत की उम्मीद लगाए बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से रात तक कोई आदेश नहीं आया। आज क्योंकि हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है, कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया। साथ ही जो टिप्पणी की उससे केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहने का इरादा जरूर आप कह सकते हैं कि हतोत्साहित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी जाती तो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि इसका व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब अगली सुनवाई गुरुवार को। बढ़ती खबरों में आगे और इसी पर एक और अपडेट। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती और सुप्रीम कोर्ट का सवाल 2 साल में रकम 1100 करोड़ कैसे, ये सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 100 करोड़ रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। तो देखिए केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि 2 साल में रकम 1100 करोड़ कैसे, 100 करोड़ रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हुई। तो ये तमाम सवाल जो है वो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील, गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। शराब कंपनियों को 900 करोड़, ईडी सभी बयान सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर रही है। तो देखिए ईडी की ओर से अपनी तरफ से दलील दी गई। कल अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत मामले को लेकर भी सुनवाई हुई
और दूसरा क्योंकि देखिए ये पूरा मामला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले पर सुनवाई चल रही है। इस बीच एक तो 20 तारीख तक अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल को कल जिस राहत की उम्मीद थी वो राहत नहीं मिली। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से ईडी ने कहा था कि अगर आप इस तरह से देरी करेंगे तो फिर हम उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद कल लगभग 2 बजे के बाद अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें ईडी द्वारा पेश की गई उनमें था कि शराब कंपनियों को 900 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह पूछा कि 100 करोड़ की बात थी, 100 करोड़ ये 1100 करोड़ का जिक्र कैसे हुआ, ये कहां से आया। इसके बाद ईडी की ओर से जवाब दिया गया शराब कंपनियों को 900 करोड़। और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ईडी ने अपने पक्ष में कहा, जो दलील दी कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट को हमने वीडियोग्राफी कराई है, सीसीटीवी में उनको रिकॉर्ड किया है। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई। तो चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के आईटीओ में बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली के आईटीओ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। आईटीओ पर दिल्ली बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। दरअसल आपको बता दें, आतंकी संगठन से चंदे के आरोप पर यह प्रोटेस्ट किया गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई। मामले को शांत कराने के लिए सुरक्षा बल यहां मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें जहां पर बीजेपी उग्र होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। दरअसल आतंकी संगठन से चंदे के आरोप में यह पूरा प्रोटेस्ट हुआ बीजेपी की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ है। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है राहत। कोर्ट ने 15 मई तक सिसोदिया की हिरासत बढ़ाई है और ऐसे में मनीष सिसोदिया को करीब 1 साल हो चुका है। फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से उनको राहत नहीं मिली है। यानी कि आप सोचिए कि एक लंबा इंतजार मनीष सिसोदिया की तरफ से किया जा रहा है कि शायद उनको राहत मिले, लेकिन ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि उनको फिलहाल राहत मिलेगी। और ऐसे में अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आक्रामक इस पूरे मामले में है और कल भी उनको राहत नहीं मिली है। रंजना, बढ़ते हैं खबरों में आगे। और ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करने पर आदेश डला। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर 10 मई को आदेश सुनाएगा। तो देखिए, महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़ा ये पूरा मामला है और आरोप तय करने पर 10 मई को अब आदेश सुनाया जाएगा। बड़ी जानकारी, ब्रिजभूषण पर चार्ज फ्रेम का इंतजार अब बढ़ चुका है और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के 4 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए, जिनमें डीजी जेल एसएन सावत का तबादला हुआ है और डीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं एसएन सावत। तो देखिए, डीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं एसएन सावत। यूपी के 4 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला, जिसका जिक्र भी देखिए हमने कल किया था भारत 24 पर। यह खबर कल भी आपको बताई थी। यूपी के 4 आईपीएस ऑफिसरों का तबादला हुआ, जिनमें डीजी सीबीसीआईडी बनाया गया है। डीजी जेल एसएन सावत को उनका तबादला किया गया है और तबादला होने के बाद डीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं एसएन सावत। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर बताएंगे। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड और भगोड़े नीरव मोदी को यूके की कोर्ट से लगा एक और बड़ा झटका। ये बड़ी जानकारी मिली है। 5वीं बार जमानत याचिका खारिज हो गई है। इतने लंबे समय के बाद सुनवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देने वाली परिस्थितियों में बदलाव आया है। तो ये दलील दी गई है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये 5वीं बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज ने ये कहा है कि अभी भी न्याय से बचने का पर्याप्त खतरा है उसे। भारत को प्रत्यार्पित करने के खिलाफ अपना केस हार चुका नीरव मोदी भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है। और इस बीच के बड़ा झटका है। लंबी कैद का हवाला देकर नीरव ने की थी जमानत की मांग। कोर्ट ने नीरव को 5वीं जमानत याचिका देने से भी खारिज कर दिया। दरअसल कोर्ट में पेश नहीं हुआ नीरव मोदी। आपको बता दें कि जमानत पर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ। उसका बेटा, 2 बेटियां गैलरी में मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट जज ने नीरव मोदी की लीगल टीम को दलील को स्वीकार कर लिया है। पिछली जमानत अर्जी करीब 3.5 साल के पहले दाखिल की गई थी। इतने लंबे समय के बाद भी सुनवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देने की परिस्थितियों में बदलाव आया है। तो कुल मिलाकर ये कोर्ट से बड़ा झटका लगा है नीरव मोदी को। पीएनबी से 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर फरार हुए कारोबारी नीरव मोदी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बीच आज कोर्ट में कौन कौन से मामले हैं जिन पर सुनवाई होनी है, उनमें उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि याचिका दायर हुई है। याचिका पर आज सुनवाई होगी। और मनीष सिसोदिया की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।
सिसोदिया ने अर्जी में मांग की थी कि उनकी जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जो राउजवेनी कोर्ट में पेशी होगी, आज न्यायिक हिरासत में जो न्यायिक हिरासत थी उनकी वो खत्म हो रही है। फिर कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की अर्जी पर राउजवेनी कोर्ट में सुनवाई है। कार्ति चिदम्बरम ने विदेश जाने की अनुमति मांगी है। तो ये वो मामले हैं जिन पर आज सुनवाई होने जा रही है।